दोस्तों, इस सच्ची प्रेम कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा था कि दीपक अपनी बहन की शादी के पार्टी में उसके ससुराल जाता है, जहां एक लड़की उसे एक लव लेटर देती है जो किसी अनजान लड़के द्वारा भेजा गया होता है। दीपक उस लव लेटर को खोलकर पढ़ता है तो पता चलता है कि कोई रिया नाम की लड़की उसे बिना देखे बिना जाने पिछले 1 साल से प्यार करती है। दीपक उस लड़की से मिलता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी मजबूरी के कारण वह उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अगर आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जहर खाकर आत्महत्या कर लूँगी। दीपक की वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण वह रिया का प्यार कबूल नहीं करना चाहता था? क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल किया? रिया को दीपक ने क्या जवाब लिखा? इस प्रेम कहानी का अंजाम क्या हुआ? अब आगे पढ़िए। दीपक लगातार सोचे जा रहा था, क्या कहूँ इस मासूम लड़की को, क्या इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूँ? लेकिन कहीं फिर से किस्मत अपनी इतिहास तो नहीं दोहराएगी। उसे अपनी बदकिस्मती से डर लग रहा था। अभी अभी तो वह मोहब्बत के खूबसूरत बगीचे से जख्म खाकर लौटा था। तभी अचानक झटका लगा तो वह ख्यालों के जंगल से बाहर आ गया। बस उसके गांव के पास वाले कस्बे में पहुंच चुकी थी। दीपक अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर गया। कस्बे से उसके गांव की दूरी 5-6 किलोमीटर थी। शाम हो चुकी थी और इस वक्त कोई सवारी मिलना मुश्किल था। वैसे भी उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। मोहब्बत की दुनिया बसाने के पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। दूर किसी लाउडस्पीकर से आ रही इस गाने की आवाज़ ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। वह रास्ते पर सोचता रहा मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। जब वह घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। दीपक ने भोजन किया और अपने घर वालों को बहन के घर का हालचाल सुनाने लगा। माँ, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं छत पर ही सोऊंगा। दीपक ने बर्तन मांज रही माँ से कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बिस्तर लेकर आ रही हूँ, उसकी माँ ने उठते हुए कहा। रात के 1 बज रहे थे। दीपक ने काफ़ी सोच विचार कर रिया को जवाब लिखना शुरू किया। रिया जी, मैं आपके सच्चे प्यार की बहुत कदर करता हूँ, लेकिन माफ़ कीजिए, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। वैसे भी मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक गांव का सीधा साधा और कम पढ़ा लिखा लड़का हूँ और आप एक शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। मैं एक गरीब माँ बाप का गरीब बेटा हूँ और आप एक अमीर खानदान की लड़की हैं। आपके और हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपके घर वाले किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं होंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की किश्ती बीच समुंदर में ही डूब जाए। आप एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी ज़रूर समझेगी। आपका दीपक। पत्र लिखकर उसने तकिए के नीचे दबाया और सोने के इरादे से आंखें मूंद ली। आंसुओं में ना टूटना, हम दिल में बस जाएंगे। तमन्ना होगी अगर मिलने की तो बंद आंखों में नजर आएंगे। उसे याद आया, यही शायरी रिया ने अपने प्रेम पत्र में सबसे ऊपर लिखा था। उसकी आंखों के सामने रिया का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा झलकने लगा। फिर काफ़ी देर तक अनजानी राहों पर भटकते भटकते वह नींद की वादियों में उतर गया। बाबू उठो ना, धूप निकल आया है, कहते हुए माँ ने उसके ऊपर से चादर हटाया। दीपक ने आंखें मीचते हुए मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल एक तरफ रखकर उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकलते ही माँ ने बताया कि मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। दीपक ने देखा तो किसी अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई दे रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दीपक ने सोचते हुए कॉल बैक किया। हेलो, प्रणाम भैया। उधर से अंकिता की रूहासी आवाज़ सुनाई पड़ी। खूब खुश रहो, कैसे हो तुम? दीपक अपनी प्यारी बहन की आवाज़ सुनकर खुश हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, दीपक मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी पापा कैसे हैं? उनसे बात कराइए ना। फिर अंकिता ने सबसे बात की और आखिर में दीपक से बोली, भैया आपका चार्जर यहीं पर रह गया है, मोबाइल चार्ज कैसे कीजिएगा? अरे हाँ, चार्जर तो मैं बोर्ड से निकालना ही भूल गया। दीपक को याद आया। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिन में आकर ले जाऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद दीपक ने देखा तो बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुका था। एक बार को तो उसने सोचा कि आज ही चला जाऊं, लेकिन नई नई रिश्तेदारी में इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं था। यही सोचकर उसने अपना इरादा बदल दिया। खैर, अगले 2 दिनों के बाद वह फिर अंकिता के ससुराल में था।
दीपक के आने से अंकिता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुश थी रिया। उसके तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज उसने खुद अपने हाथों से नरम नरम पराठे बनाए और खाना लेकर खुद दीपक के पास चली आई। उसने दीपक के आगे थाली रखा और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी दीपक ने जेब से पत्र निकाला और रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया ने पत्र को मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबाया और वहां से चली गई। खाना खाकर दीपक अंकिता के साथ ससुराल से इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। दीपक ने मम्मी से जाने की इजाज़त मांगी। बाबू 3 बज चुके हैं और उधर जाने वाली ट्रेन निकल चुकी होगी और पता नहीं बस मिलेगी भी या नहीं, इसलिए आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। अंकिता की सासू माँ ने प्यार भरा निवेदन किया और सच तो यही था कि उनको दीपक से गहरा लगाव हो चुका था। वे तो कहती थी कि मैं आपको अपने बेटे से भी ज़्यादा मानती हूँ। आखिरकार दीपक को रुकना ही पड़ा। चलिए आज आपको हम अपने बगीचे दिखाते हैं। दीपक हाथ मुंह धोकर पापा के साथ बाहर घूमने निकल गया। अंकिता की सास अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी, इसलिए उनको अपने माँ बाप की तरफ से काफ़ी ज़मीन जायदाद मिली हुई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैले हुए आम के बगीचे थे, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। रात को वापस आकर दीपक ने पापा के साथ ही खाना खाया और उनके साथ ही सो गया। अगली सुबह रिया ने उसे जगाया तो उसने देखा कि पापा उठकर बाहर चले गए थे। क्या बात है? दीपक ने देखा कि रिया आज काफ़ी उदास और गंभीर लग रही थी, तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीपक के हाथों में एक चिट्ठी थमाई और चुपचाप चली गई। दीपक ने पत्र को पॉकेट में डाला और घर वापस जाने के लिए तैयार होने चला गया। फिर उसके जाने तक कहीं भी रिया नजर नहीं आई। दीपक घर पहुंचते ही चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। प्रिय दीपक जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूँ और आप अमीर घर की हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपके धन दौलत से प्यार किया है? एक बात याद रखिए, मुझे आपके धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ एक झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। और रही बात शादी की, तो मेरी नानी और मम्मी आपको बहुत पसंद करती है। वे तो कहती है कि मेरी शादी आप ही के साथ होगी, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपकी बहन ने बता दिया है कि आप पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे और उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा उसके गम में डूबे रहते हैं। आप हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। लेकिन सुन लीजिए कि मैं उसके जैसी लड़की नहीं हूँ कि आपको धोखा दे दूँगी। आज मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, अपने प्यार की कसम खाती हूँ, अपनी लाश की कसम खाती हूँ कि आपको कभी धोखा नहीं दूँगी। और हाँ, मैंने सुना है कि वह पूरे गांव में सबसे सुंदर है। शायद मैं उसके जैसी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उस चुड़ैल के दिए हुए सारे दर्द भूल जाएंगे। एक और बात, आप प्लीज़ ट्रक चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत खतरे वाला काम है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगी। आई लव यू जान। दीपक के रिया और रिया के दीपक। चिट्ठी खत्म करके दीपक ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की बंजर ज़मीन पर उस लड़की के मासूम मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे हैं। अब उसे भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह लड़की उसके ख्यालों में छाने लगी। अब गाड़ी पर कब जाना है? रात को भोजन करते समय पापा ने दीपक से पूछा। नहीं, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, दीपक ने रोटी का निवाला मुँह में डालते हुए कहा। तो पापा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? पापा ने उसके चेहरे पर नज़रें गड़ाते हुए पूछा। क्योंकि मुझे मोटर लाइन का गंदा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीपक खाना खाते खाते रुक गया था। दीपक के पापा पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि ड्राइवरी का काम बहुत आराम वाला काम है और कमाई भी बहुत है, इसलिए उन्होंने दीपक की काफ़ी विरोध करने के बावजूद भी ड्राइविंग सीखने के लिए ट्रक पर भेज दिया। दीपक ने काफ़ी मिन्नतें की, यह ड्राइविंग वाला काम मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार 3 साल तक ट्रक पर रहने के बाद अब वह एक काफ़ी अच्छा ड्राइवर बन गया था। हालांकि यह काम उसे आज भी पसंद नहीं था, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, और ऊपर से एक जगह बैठे बैठे उसके कसरती बदन में जंग लगता महसूस होता था। मोटर लाइन के गंदे और अश्लील माहौल से वह बहुत नफरत करता था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। दीपक के पापा उसके फैसले से नाराज़ लग रहे थे।
दीपक अब जल्दी ही कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता था, इसलिए उसने जॉब के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इसी क्रम में वह एक दिन स्टेशन पर खड़ा पटना जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। नमस्ते, कैसे हैं आप? दीपक ने कॉल रिसीव किया तो उधर से रिया की मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? घर आइए ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दीपक को उसकी आवाज़ में उदासी महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ, फिर कैसे आ जाऊँ? नई नई रिश्तेदारी है, आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? दीपक ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे नहीं पता, आपको देखने को दिल कर रहा है, मुझे आपसे मिलना है। रिया जिद करने लगी। मैं बार बार आपके घर नहीं आ सकता, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। दीपक ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की। तो फिर कल हमारे कॉलेज आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दीपक ने अब हार मान ली थी। दीपक ने उसके कॉलेज का पता पूछा और बाकी घर वालों का हाल समाचार पूछने के बाद फ़ोन रख दिया। अगले दिन दीपक ने ट्रेन पकड़ी और उसके शहर पहुंच गया। काफ़ी खोजबीन करने के बाद वह गर्ल्स कॉलेज मिल गया। वह गर्ल्स कॉलेज गेट के बाहर बैठकर लंच होने का इंतज़ार करने लगा। करीब आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद आज का लंच टाइम हुआ और लड़कियां बाहर आने लगी। गेट के बाहर निकलते ही रिया ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो दूर खड़ा दीपक उसे दिख गया। उसने दीपक को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गली में रिया अपने दोस्त के साथ रुक गई। उस गली में कभी कभार लोग भी आ जा रहे थे, इसलिए दीपक को अनजान शहर में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। रिया को भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 2 मिनट हालचाल पूछा और घर चलने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। फिर रिया ने अपने दिल का हाल जो उसने चिट्ठी में उतारा था दीपक को दे दिया और चली गई। दीपक भी वहाँ से अपने घर वापस चला गया। धीरे धीरे प्यार का यह सिलसिला चल पड़ा। दीपक एक अंतराल पर उसके कॉलेज मिलने जाने लगा। अब तो रिया की सहेलियाँ उसे जीजाजी कहने लगी थी। रिया के पास मोबाइल नहीं था, फिर भी वह पीसीओ से प्रतिदिन दिन में 3 बार फ़ोन करती। सुबह स्कूल जाते वक्त, दोपहर में लंच टाइम में और शाम को स्कूल से निकलने के बाद। एक दिन दीपक ने मजाक मजाक में पूछ ही लिया कि फ़ोन करने के लिए आपके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। रिया ने बताया कि लंच टाइम में नाश्ता करने के लिए उसे जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वह फ़ोन करती है। फिर नाश्ता कैसे करती हो? दीपक को उस पर बहुत प्यार आया। नाश्ता नहीं करती हूँ, इस तरह भूखे पेट रहने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीपक चिंतित स्वर में नाराज़ होते हुए बोला। आपसे बात करती हूँ ना तो मेरी भूख खत्म हो जाती है, रिया रोमांटिक होते हुए बोली। लेकिन दीपक उसकी बहुत परवाह करता था। अब वहाँ जब भी जाता उसके लिए मिठाई, समोसे इत्यादि लेते जाता। हालांकि रिया उसे बार बार मना करती कि इतने पैसे मत खर्च किया कीजिए। खैर, इसी तरह धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को मिठाइयों के रूप में अपने दिल का हाल ज़रूर बताते। उन्होंने एक दूसरे को इतने खत लिखे कि उनके पास खतों का एक रिया लाइब्रेरी बन गई। दीपक कभी कभार अंकिता के घर भी चला जाता। वे सबके सो जाने के बाद रात को किचन में मिलते और एक दूसरे के गले में बाहें डालकर जी भर के बातें करते और साथ जीने मरने की कस्में खाते। शायद उन्हें इस बात का ज़रा गुमान भी नहीं था कि उनके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उनके सारे सपनों को तहस नहस कर देगा। प्यार की एक अलग दुनिया में खोए उन प्रेमियों को शायद पता नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी एक दर्द भरी दास्तान बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कभी भी प्यार के उस दायरे को पार नहीं किया था जिसे समाज बुरी नज़र से देखता है। उन्होंने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। दीपक खुले दिल वाला लड़का था, इसलिए उसने अपनी माँ और बहनों से अपने और रिया के बारे में बता दिया था। लेकिन रिया ने अपने प्यार की बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। दीपक ने कई बार कहा कि वह अपने घर वालों को सब कुछ बता दे, क्योंकि उसे रिया के माँ बाप भी बहुत प्यारे थे। वह उनसे रुसवाई नहीं चाहता था, लेकिन वह शायद उनसे अपने प्यार की बात करने में डरती थी। वह दीपक से कहती कि वह अपने पापा को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर भेजे, क्योंकि दीपक अभी तक बेरोज़गार था। इसलिए पहले वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि वह रिया को खुश रख सके। इसके लिए वह काफ़ी प्रयास भी कर रहा था। दीपक के कुछ दोस्त
काठमांडू में फलों का कारोबार करते थे। उन्होंने दीपक को भी अपने पास बुला लिया। दीपक वहीं उनके साथ रहकर फल बेचने का काम करने लगा। दीपक के बाहर जाते ही उनका मिलना और बात करना बंद हो गया और वे दोनों जुदाई में तड़पने लगे। रिया के पास मोबाइल नहीं था और काठमांडू जो कि विदेश था, इसलिए वहां इंडिया की सिम काम नहीं करती थी। अब उनके लिए उनकी चिट्ठियां ही जीने का सहारा थी। दीपक रिया की दी गई चिट्ठियों को हमेशा अपने बैग में संभाल कर रखता था और उसे पढ़कर रिया को याद करता। हालांकि एक दो बार उसने अपने दोस्त के मोबाइल से रिया की एक दोस्त के मोबाइल पर उससे बात की थी। अभी उसे वहां गए हुए करीब 1 महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह वहां अपने दोस्त के साथ खाना बना रहा था, तभी उसके दोस्त के मोबाइल पर रिया का कॉल आया। दीपक ने कॉल रिसीव किया तो रिया की आवाज़ सुनाई दी। वह रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रिया के रोने की आवाज़ सुनकर दीपक का कलेजा बैठने लगा। आप जल्दी से जल्दी घर चले आइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। रिया क्यों रो रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या उन दोनों की प्रेम कहानी पूरी होगी या अधूरी ही रह जाएगी? पढ़िए तीसरे भाग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।